बेधड़क इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। बेबाक, बेखौफ और बेधड़क अंदाज में मैं द्विवेदी भुजंग भूषण आपको बिहार की राजनीति, जो आज वर्तमान में रक्त रंजित हो चुकी है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार उस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। बिहार के लोग थम गए हैं और सहम गए हैं। ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि जंगल राज पार्ट 2 का आगमन भी हो चुका है। वजह चाहे जो भी हो, सीएम की चुप्पी हो या प्रशासन की लचरता हो या जो कुछ भी हो, या लोग इसकी तुलना बगल के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जो प्रखर और काफ़ी तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी, उनसे कर रहा हो, जिसकी वजह से भी लगता होगा तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि बिहार बहुत स्थिति खराब है। अगर बंगाल से करेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार बेटर है। 2024 में 8,583 ऐसे मामले दर्ज हुए थे। 24 की बात कर रहा हूं कि जो 23 की तुलना में आप कह लें कि थोड़ा सा कम था, क्योंकि 23 में लूट और डकैती जो 40-45 ही कम हुआ था, और 24 में हत्या के जो मामले थे वो 71 मामले थे, और रंगदारी में 18% की गिरावट आई थी। 23 में हत्याएं जो हुई थी वो 109 हुई थी, लूट डकैती करीब 80 की हुई थी, और दंगे के मामले जो थे 54 आए थे। दिसंबर में केवल 951 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था पूरे साल में। तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से बिहार में ये चीज़ें चल रही हैं, 1-2 साल पहले से मैं बात कर रहा हूं। जो अभी वर्तमान में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई, उसके बाद जब यह आकलन मीडिया करने लगा सभी जगहों से, क्योंकि गोपाल खेमका एक बड़े व्यवसायी थे, उनका हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था। 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या हुई थी, तो यह मामला थोड़ा सा बड़ा हो गया। वो बांकीपुर क्लब के सदस्य भी थे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ी चढ़ी हो गई। तो उसको लेकर के जब ये अपराध पर आकलन होने लगा तो पता चला कि पूरे बिहार में छोटे बड़े अपराधों की संख्या मिलाकर पिछले 10-15 दिनों में 30 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं। अब आप आकलन कीजिए कि कितनी बड़ी मात्रा में है। एवरेज प्रतिदिन 2 के करीब हत्याएं हो रही हैं। और उस पर अगर यह बात करें तो बिहार में ज़्यादातर उत्तर बिहार में इस तरह की हत्याएं होती हैं, या राजधानी में, क्योंकि राजधानी की हत्याएं हाइप पकड़ती हैं, चीज़ों को काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं, मीडिया उसे हाथों हाथ ले लेता है। और यह उत्तर बिहार में ज़्यादा होती हैं, और टर्नआउट ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर बिहार में लालू राज में भी बहुत सारी हत्याएँ होती थी। वहाँ पर जो प्रशासन है थोड़ा लचर रहता है, और पटना का ध्यान उत्तर बिहार में वो नहीं दे पाता है। अब इसकी बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार में है, नीतीश कार्यकाल में काफ़ी डेवलप किया, नो डाउट। इसमें बहुत सारे लोग आए कहे कि बिहार बदल गया है, बिहार में ये हो गया है। तो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की आड़ में राज्य शासन और प्रशासन जो चल रहा है उसकी यह दुर्दशा हो रही है। पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार हैं, 5 से लेकर अभी तक, तो इन 20 वर्षों में क्या नीतीश कुमार ने प्रशासन, शासन, इस पर क्या कहीं कोई सुशासन बाबू ने अंकुश लगाने की कोशिश की कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया उन्होंने? अगर उनकी बात करें तो वो चुप रहते हैं। उनके 2 जो डिप्टी सीएम हैं वो अपना तर्क, वाजिब है कि उसको डिफेंड करने के लिए वो तर्क देते हैं कि बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है, पर्सनल दुश्मनी होती है, उससे लोग मारे जाते हैं। लोग मारे जाते हैं भाई साहब, पुलिस प्रशासन से पकड़ में नहीं आते हैं भाई साहब, ये मारे जाते हैं। कहने से दर्द नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल जंगल राज था उसका खौफ लोगों में, जो उस समय के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा था। लेकिन यह भी जंगल राज कुछ कम नहीं है, यद्यपि कि उससे कुछ कम है, लेकिन यह कम नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में देखेंगे कि व्यापारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, नेता हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इनकी हत्याएं हुई हैं। बिहार में आम लोग अब थोड़ा सा भयभीत भी होने लगे हैं। वैसे तो बिहार के नाम से लोग भयभीत होते थे, लेकिन आम लोग फिर भयभीत होने लगे हैं, थोड़ा घर से बाहर निकलने में डरते भी हैं। ये विपक्ष का आरोप है, तेजस्वी ने कहा था। और सत्ता सिर्फ इतना ही कहती है कि संगठित अपराध नहीं है, हत्याएं व्यक्तिगत हैं। भैया, अगर यह बात है तो आप पिछले दिनों देख लें कि जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या कर दी गई नौगछिया भागलपुर के बगल में, और आप कहते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं है। कौन सुरक्षित है? जब गृह राज्य मंत्री के भांजे की हत्या हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अब विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है आंकड़ों के साथ बैठ करके कि नीति आयोग और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 5 से 25 तक 20 वर्षों में बिहार में
भूखमरी और बेरोजगारी 1 नंबर पे चला गया, उसके पहले वो कम था। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2005 से 25 तक लगभग 60,000 हत्याएं हो चुकी हैं बिहार में। पलायन 3 लाख हुआ है। बलात्कार की संख्याएं बढ़ी हैं, डकैती की संख्याएं और अपहरण की संख्याओं में भी वृद्धि हुई है। चीनी मिल हो, बुनकर जो हैं भागलपुर, सहरसा या अररिया के हैं, उनकी दुर्दशा देख लीजिए, वो आए दिन होते जा रहा है। यद्यपि कि यह गिरावट 90 के दशक से आनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो लगातार निरंतर गिरावट बनती चली गई। नीतीश कुमार ने उस पर अंकुश नहीं लगाया, जबकि डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र के साथ मिलकर चल रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का कितना फायदा हुआ? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा हुआ। और यही बात नहीं है, बिहार में अभी जो SIR के तहत जो सर्वे हो रहा है, उसमें लगभग 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं बिहार में। और यदि इस सर्वे में 1% भी मतदाता अगर कट गए तो 7,90,000 मतदाता कट जाएंगे। और 243 विधानसभा सीटों पे एवरेज दिया जाए तो करीब करीब 3,000 प्रत्येक विधानसभा लोग कटेंगे। और पिछली बार जो 50 सीटें थीं आरजेडी की, वो 5,000 के रेंज में हार जीत हुआ था उनका। तो ये 3,000 जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा आने वाले चुनाव में। इसी को लेकर के विपक्ष के अंदर काफ़ी बिलबिलाहट है। और यही जो है ना, जो घुसपैठियों की तादाद जो बढ़ती जा रही है और जो गहन समीक्षा हो रही है, पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का, उसको लेकर के ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि अब जो BLO के पास से रिपोर्ट आ रही है, जो ग्रास रूट से, उसके बारे में आप जरा समझिए कि BLO को रिपोर्ट से यह पता चला है कि जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल या पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, अन्य देशों से भारत में जो घुसपैठ किए हुए हैं, वो उनकी संख्या लाखों में है। ये तादाद बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और तमाम प्रमाण पत्र जुगाड़ कर रहे हैं, और उसकी समीक्षा में यह पता चल रहा है कि ये घुसपैठिए हैं, तो वैसी तादाद को लेकर एक और बहुत बड़ा बयान सामने आया। जब तेजस्वी से किसी पत्रकार ने एक फंक्शन में पूछा, तो तेजस्वी ने कहा कि ये कहाँ से आया है, आपके पास ये आंकड़े हैं, प्रेस रिलीज है, किसी ने आपको बताया है? तो उन्होंने कहा कि सूत्र ने बताया है। पत्रकार अमूमन सूत्र का ही नाम लेते हैं, लेकिन किसी को व्यक्तिगत नहीं बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सूत्र को मैं मूत्र मानता हूं। कौन आता उसको लेकर बीजेपी सवाल, तो बीजेपी कौन होता सवाल उठाने वाला? बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है,
तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा, रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि भी हैं, मंत्री भी हैं और कौन? चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटो शूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। आज की बात मीडिया बैन कर दिया, हाईजैक हो गए हैं ना भैया। ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है डीके टैक्स वगैरह, जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो दो चार भूंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेतवा साहब सब पूरा कर रहा है। भैया तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं, किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए, तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, हत्या को लेकर के महाजंगल राज का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है, हत्या तो पिछले 3 वर्ष से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 वर्ष से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है, किसी को जनता की चिंता नहीं है। बिहार में आपकी रणनीति क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर के? रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं है। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को लोगों को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग, इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनसुराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है। महिलाओं को देखिए, ये लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से दूर जा चुके हैं। अब इनके भाषा में भी गुंडई झलक रहा है और ये अराजकता के माहौल से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे मानसिकता के लोग, इनके पिता भी बिहार को कलंकित किए और पुत्र भी
वही भाषा का उपयोग करके बिहार को कलंकित करने के राह पर बढ़ चुके हैं। लेकिन बिहारी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अपने विरासत को आगे बढ़ाएगा और ऐसे अराजकता नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोगों से बिहार को मुक्त करेगा। अब बताइए, ये बड़बोलापन नेता प्रतिपक्ष बिहार का, ये उसी लालू राज के ट्रैक पर ये फिर चलने लगे। ये दबंगई है। उन्होंने कई जगहों पे फरमान अपने वोटरों के बीच में जारी कर दिया है कि कोई भी पत्रिका हो, अखबार हो, समाचार पत्र हो, टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया, इससे दूर रहिए आप लोग, क्योंकि जानता है कि तमाम चीज़ें उजागर हो रही हैं, आ रही हैं। अब उससे उनके जो मतदाता हैं वो भड़केंगे, जिनकी सीटें कटेंगी उनके अंदर बौखलाहट होगी और फिर एक बहुत बड़ा कियोस पैदा होगा, क्योंकि इस बार क्या कहलाता, बैलेट बॉक्स से जिन नहीं निकलेगा जो उनके पिताजी के समय निकलता था। खैर, बिहार की स्थिति वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही खराब है और लगातार बिहार में खौफ का साम्राज्य बनता आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर कैसे पीछे रहे? उन्होंने कहा कि भैया, अगर यह फर्जी मतदाता हैं और फर्जी वोटर्स हैं तो इन वोटरों के आधार पर पिछले 24 में तो मोदी जी ने जीत हासिल की थी, इसी के आधार पर वो सरकार में है, केंद्र में है, ठीक है। उस समय तो ये फर्जी मतदाता नहीं थे। तो भाई प्रशांत किशोर जी कहने के तो इंदिरा गांधी भी फर्जी मतदाता बोलती थी कि घुसपैठिए हैं, देश में घुसे हुए हैं। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर अभी तक जो भी चुनाव हुआ वो लोग फर्जी के वोट पर ही जीते थे। जब से जागा तभी सवेरा। आप राष्ट्र हित में सोचिए, प्रशांत किशोर जी हों या भाजपा के लोग हों, एनडीए के लोग हों या आरजेडी महागठबंधन के लोग हों, वो स्वहित में ना सोचें, अपनी कुर्सी के हित में ना सोचे, राष्ट्र हित में सोचने की कोशिश कीजिए। मामला अब यह सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अजब बात है भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड जो भी है इसको शामिल करने की आप देखिए दिशा में कदम उठाइए। यदि आप शामिल नहीं करते हैं तो यह स्पष्ट बताइए कि आपने शामिल नहीं किया, इसके आधार क्या हैं। तो आधार तो अब सामने दिख रहा है कि बीएलओ के रिपोर्ट्स में जो भी कागजात इनके पास आ रहे हैं वो कागजात फर्जी हैं, आधार भी फर्जी है, राशन कार्ड भी फर्जी बन रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र भी फर्जी बन रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर भर रहा है। लेकिन इसके बीच में एक बात और होनी चाहिए, अगर निष्पक्षता के साथ बात करें तो, कि फर्जी फॉर्म भर करके जांच होनी चाहिए। जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें बीएलओ की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि बीएलओ तो कहीं कोई पक्षपात नहीं कर रहा है, सही आदमी को फर्जी तो नहीं टिका रहा है या फर्जी को सही तो नहीं बना रहा है। ये उसके बेसिक ग्रास रूट में भी एक जांच होनी चाहिए और लोगों को डिपोर्ट करना और लोगों को, फर्जी लोगों को, घुसपैठियों को देश से बाहर करना, यह गृह विभाग का कार्य है। कहीं ना कहीं गृह विभाग भी, पिछले इतने दिनों में भाजपा की सरकार रही है केंद्र में, गृह विभाग भी अपनी जगह पर फेलियर है। 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार में है। नीतीश कुमार के प्रशासन, नीतीश कुमार के इंटेलिजेंस ये क्या कर रहे थे जब सीमांचल में ये जो 4-5 जिले हैं, अररिया हो गया, आप देख लीजिए किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और सहरसा हो गया, इन तमाम जिलों में जो घुसपैठिए इधर से इन कर रहे हैं या पंजाब में नेपाल साइड से जो इन कर रहे हैं, तो इसको नीतीश को रोकना था ना। आपके पास सारे संसाधन हैं, आपने नहीं रोका तो आप भी फेलियर हैं। नीतीश जी, सिर्फ कहने से नहीं होगा और भाजपा की शासित सरकार है आपके साथ मिलकर, तो भाजपा का भी फेलियर माना जाएगा। आपके घर में घुसपैठिए घुस आते हैं, उसके बाद आप चिन्हित करते हैं कि लोगों ने फर्जी वोटर बना दिया इसको, तो घुसने कैसे दिया, पहले तो प्रश्न चिन्ह आप पे आता है। लेकिन अगर आप जिन्हें छांटते हैं कि ये फर्जी हैं, आप जिन्हें छांटते हैं वो फर्जी हैं कि जो फर्जी है उन्हें आप छांट रहे हैं, इन दोनों में बहुत बेसिकली बहुत भारी अंतर है। आप जिसे छांट रहे हैं वो फर्जी है या जो फर्जी है उसे आप छांट रहे हैं, इस पर भी गहन अध्ययन होनी चाहिए और विचार होनी चाहिए। क्योंकि अभी देख ले कि जो अध्ययन की जरूरत तो इस पर है, क्योंकि अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आपको अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 के पहले दोनों पक्ष अपनी दलीलों को पूरा करके आएंगे, विथ डॉक्यूमेंट्स आएंगे और दोनों के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो जाएंगे, दोनों की दलीलें भी तैयार हो जाएंगी। इन दोनों की तरफ से
जो रोल मॉडल जो देश में कुछ तथाकथित बड़े बड़े वकील हैं जो पहले ही से सुप्रीम कोर्ट के बरामदे पे खड़ा रहते हैं, वो हर इस तरह के देशद्रोह के केस में वो वहां पर रहेंगे ही रहेंगे। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होगा यह भी मुझे नहीं मालूम है, और आदेश के बाद घुसपैठियों को डिपोर्ट कैसे करेगा होम मिनिस्ट्री। अभी तक तो जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2.5 करोड़ घुसपैठियां हैं, उसमें से 1200-1400 को ही डिपोर्ट किया गया है। तत्परता होनी चाहिए होम मिनिस्ट्री की कि वो घुसपैठियों को त्वरित कार्रवाई करके देश से डिपोर्ट करे, जिस तरह से अमेरिका ने भारत के घुसपैठियों को बेड़ी लगाकर डिपोर्ट किया था। नहीं तो यह आने वाले समय में घुसपैठिए नासूर बन जाएंगे, और इनके जो रहनुमा हैं, राजनीतिक दल और राजनेता जो इनके बल पर देश में सत्तासीन होना चाहते हैं, वो देश की अखंडता और अस्मिता को खत्म कर देंगे। इसीलिए हम सबों को घुसपैठियों को और घुसपैठियों से संबंधित खबरों को लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए, ताकि आपका देश सुरक्षित रहेगा, तभी आप और हम भी सुरक्षित रहेंगे और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र के निवासी कहे जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।